हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो फ्रेंड्स, भाई आज का हमारा वीडियो है अमित शाह के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सियासत और शतरंज हर किसी को समझ में नहीं आती। दोनों में काफ़ी समानताएं हैं। जैसे शतरंज में सैनिक से हाथी, घोड़ा, वजीर और राजा समेत कई किरदार होते हैं, वैसे ही सियासत में भी कई किरदार होते हैं। कहते हैं सियासत करना शतरंज खेलने से ज़्यादा मुश्किल होता है और उतना ही खतरनाक। देश के मौजूदा गृह मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता अमित शाह शतरंज के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। जाहिर है, शह और मात के खेल का उनका तजुर्बा सियासत में भी दिख जाता है। उनकी सियासत कैसी है, ये देश की तमाम विपक्षी पार्टियों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। जब से केंद्र की राजनीति में आए हैं, तब से लगता है कि समूचे विपक्ष ने या तो समाधि ले ली है या फिर घर बैठे सत्ता में आने का इंतजार कर रही है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी का क्या हाल है, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, और इन सब के पीछे कौन है, ये भी किसी को बताने वाली बात नहीं है। दोस्तों, 1964 में मुंबई के एक संपन्न गुजराती परिवार में जन्मे अमित शाह देश की राजनीति में आज इसलिए भी सफल है क्योंकि उनकी शुरुआती ज़िंदगी गाँव में बीती थी। वो गाँव को समझते हैं। शायद इसीलिए देश की राजनीति में भाजपा लगातार सफल होती जा रही है। कभी बीजेपी के बारे में कहा जाता था कि ये तो शहरी पार्टी है। आज भारत का शायद कोई भी ऐसा क्षेत्र बचा हो जहां कमल नहीं खिला है। इसमें अमित शाह की भूमिका से कोई इनकार नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, बहुत कम लोगों को मालूम है कि अमित शाह की मां कुसुम्बा गांधीवादी थीं। बेटे को विरासत में लाइब्रेरी दे दी गई जिसमें कुरान, बाइबल समेत हजारों किताबें रखी हैं। 16 साल की उम्र तक वे अपने गांव मानसा में ही रहे और वहीं से स्कूली शिक्षा प्राप्त की। अमित शाह का पैतृक घर हेरिटेज बिल्डिंग में शुमार है। बाद में अहमदाबाद आ गए और कम उम्र में आरएसएस से जुड़ाव हो गया। 1982 में जब शाह कॉलेज में थे तो पहली बार उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हुई। 1983 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और इसके बाद कारवां आगे बढ़ता गया। आज एक देश का प्रधानमंत्री तो दूसरा देश का गृह मंत्री है। गृह मंत्री रहते अमित शाह के 3 तलाक, आर्टिकल 370 और एनआरसी पर लिए गए फैसले को ऐतिहासिक कहा जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। दोस्तों, ये बात तब की है जब केशुभाई पटेल गुजरात के सीएम हुआ करते थे। तब नरेंद्र मोदी को सुपर सीएम कहा जाता था। ये बात केशुभाई को परेशान करने लगी थी। उन्होंने मोदी को गुजरात से बाहर दिल्ली भिजवा दिया। पीएम मोदी 7 साल तक गुजरात से बाहर रहे थे। अमित शाह तब केशुभाई की सरकार में मंत्री थे, लेकिन इस दौरान वहाँ की सारी बातें मोदी तक पहुँचाया करते थे। केशुभाई से ज़्यादा उनकी वफादारी पीएम मोदी के लिए थी। व्यूअर्स, अमित शाह की एक बड़ी पुरानी आदत है। विश्व हिंदू परिषद से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले शाह तभी से रोज़ाना डायरी लिखते हैं। उनकी ये आदत आज भी बनी हुई है। शाह डॉक्यूमेंटेशन में भी बहुत यकीन करते हैं। उनकी योजना है कि बीजेपी के हर बड़े नेता के जीवन से जुड़े किस्सों और विचारों को सुरक्षित किया जाए। दोस्तों, 2014 के चुनाव से पहले तक अमित शाह का नाम बहुत कम लोग जानते थे। खासकर राष्ट्रीय राजनीति में वे उतने चर्चित तो नहीं थे जितनी 2014 के बाद उनकी चर्चा होने लगी। बहुत कम लोगों को पता होगा कि अमित शाह की अब तक की सियासत में लाल कृष्ण आडवाणी का बड़ा योगदान रहा है। या यूँ कह सकते हैं कि आडवाणी और वाजपेयी की राजनीति को देखते देखते शाह ने राजनीति की वो सारी बारीकियाँ सीख लीं जिससे सत्ता को हासिल भी किया जा सकता है और हारने वाले का स्वाभिमान भी तोड़ा जा सकता है। फ्रेंड्स, लाल कृष्ण आडवाणी 1989 का लोकसभा चुनाव गुजरात के गांधीनगर से लड़ रहे थे और उनके चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी अमित शाह को दी गई। अमित शाह वर्ष 2009 तक इस जिम्मेदारी को निभाते रहे। इतना ही नहीं, शाह वाजपेयी के भी चुनावी प्रभारी बनाए गए। गुजरात की राजनीति में अमित शाह की औपचारिक एंट्री गुजरात प्रदेश वित्त निगम के अध्यक्ष के रूप में हुई। उन्होंने निगम का पूरी तरह से कायाकल्प कर दिया। अमित शाह देश में राजनीति के चाणक्य बन चुके हैं, लेकिन इस चाणक्य का सफ़र इतना आसान भी नहीं रहा। फ्रेंड्स, अमित शाह ने अपने राजनीतिक जीवन में कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं। वर्ष 2010 में फर्जी एनकाउंटर के मामले में अमित शाह का नाम आया और उनको जेल भेज दिया गया। इसके बाद 2015 में सीबीआई की एक स्पेशल कोर्ट ने
इस एनकाउंटर केस में अमित शाह को बरी कर दिया। इस दौरान उन्हें कुछ दिनों तक गुजरात से बाहर भी रहना पड़ा था, जिसे लेकर अक्सर विपक्षी उन पर हमला करते हैं। जेल में बंद होने के दौरान शाह ने गीता का जमकर अध्ययन किया था। वह दूसरे कैदियों को भी गीता का पाठ सुनाते थे। अहमदाबाद से बायोकेमिस्ट्री में बीएससी करने वाले शाह अपने पिता के प्लास्टिक कारोबार को संभालने लगे थे। फिर स्टॉक मार्केट में कदम रखा और शेयर ब्रोकर के रूप में काम करने लगे। लेकिन राजनीति में आने के बाद अमित शाह हमेशा के लिए यहीं के हो गए। उनकी संगठन क्षमता की तारीफ करते विरोधी भी नहीं थकते। व्यूअर्स, अमित शाह की छवि एक सख्त नेता की है। उन पर मुसलमान विरोधी होने का आरोप भी लगता रहता है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि शाह के कई करीबी दोस्त मुसलमान ही हैं। और तो और एक प्रभावशाली मौलाना से भी उनकी गहरी दोस्ती है। अक्सर दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। बचपन में क्रिकेट खेलने के शौकीन अमित शाह पर परिवार का काफ़ी असर है। संघवी कॉलेज के ग्राउंड में वो क्रिकेट खेलते थे। शायद इसीलिए राजनीति में आने के बाद उनकी नज़र गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन पर पड़ी, जिसके बाद में वो अध्यक्ष भी रहे। आज उनके बेटे जय शाह बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। जब आर्थिक तंगी से उबरने में देश के लोग दान दे रहे थे, तो अमित शाह के नाना ने महसाणा जिले में सबसे ज़्यादा सोना दान में दिया था। अमित शाह खाने के भी शौकीन हैं। उनके पसंदीदा जायके की बात की जाए तो उन्हें पाव भाजी खाना बेहद पसंद है। फ्रेंड्स, अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि वो मीडिया को ज़्यादा पसंद नहीं करते, खासतौर पर टीवी मीडिया। फ़ोन भी कम ही लेते हैं पत्रकारों के, जबकि कार्यकर्ताओं से सीधे बात करते हैं। अध्यक्ष बनने से पहले तक अपना फ़ोन कॉल खुद उठाते थे। गुजरात के गलियारों की माने तो शाह ने मोदी के पीएम बनने की भविष्यवाणी 1990 में ही कर दी थी। तब दोनों अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पास एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। अमित शाह के बचपन के दोस्त उन्हें पूनम के नाम से बुलाते हैं। आज भी पूनम का नाम सुनते ही अमित शाह समझ जाते हैं कि कोई उनके गांव मानसा से आया है। इसीलिए शाह के दादा नगर सेठ हुआ करते थे, जिनकी कुर्सी राजा के बगल में रहती थी। फ्रेंड्स, देखा जाए तो 2014 तक अमित शाह ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को यह दिखा दिया था कि वह कोई साधारण नेता नहीं है, बस उन्हें एक बड़े मौके की तलाश है। और ये मौका भी अमित शाह को बहुत जल्दी ही मिल गया। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाकर 80 सांसदों वाले उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया। अमित शाह ने इस मौके को भुनाया और यूपी का राजनीतिक समीकरण ऐसा बदला कि अब यहाँ भाजपा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाती है और कभी राज्य में अपना सिक्का जमाने वाली पार्टियाँ बीएसपी और समाजवादी पार्टी हाशिए पर हैं। फ्रेंड, 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 71 पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। अमित शाह ने वो कर दिखाया था जो अब से पहले यूपी के किसी नेता ने नहीं किया था। शाह एकदम से राष्ट्रीय फलक पर छा गए। अमित शाह को भाजपा अध्यक्ष बनाया गया और वो मोदी के बाद बीजेपी के सबसे ताकतवर नेता बन गए। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में गृहमंत्री बनाए गए। गृहमंत्री के रूप में उनके फैसलों ने केंद्रीय नेतृत्व को बतला दिया कि वो न केवल संगठन को मजबूत करने में दक्ष हैं, बल्कि एक नेता के रूप में वो कई असाधारण फैसले भी ले सकते हैं। अमित शाह की कामयाबी को देखते हुए उन्हें पीएम मोदी के तीसरी आंख के रूप में पुकारा जाने लगा। फ्रेंड्स, अमित शाह और उनकी पत्नी भगवान सोमनाथ के भक्त हैं। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट में शामिल होने की अमित शाह एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं। संगठन में अमित शाह की कामयाबी के कई राज हैं। एक राज तो ये कि उन्होंने देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को सलाह दी है कि वो मार्क्स, समाजवाद, इस्लाम और ईसाईयत के बारे में जमकर पढ़ें। उनका मानना है कि बहस में टिके रहने, अपनी विचारधारा को सही साबित करने के लिए कार्यकर्ताओं को ये काम करना जरूरी है, ताकि विरोधी को जवाब दिया जा सके और उसे हराया जा सके। व्यूअर्स, बीजेपी को सबसे अच्छे दिन में पहुंचाने वाले अमित शाह ज्योतिष को बहुत मानते हैं। अक्सर खादी कपड़ों में ही दिखाई देते हैं। ये विरासत भी उन्हें माँ से ही मिली है। उनकी माँ ने खादी पहनने के लिए उन्हें प्रेरित किया था और ये हमेशा के लिए उनके बेटे पूनम की आदत बन गई। बंगाल की बात हो या दक्षिण के राज्यों की, अमित शाह हर जगह बीजेपी की उपस्थिति को लगातार बढ़ा रहे हैं और कामयाबी भी हासिल कर रहे हैं।
गुजरात और हिमाचल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अमित शाह की तैयारी अभी से ही दिखने लगी है। गुजरात में वैसे भी किसी दूसरी पार्टी का जीतना शेर के मुंह से शिकार छीनने जैसा है और ये इतना आसान भी नहीं है। फ्रेंड्स, गुजरात में पतंग उड़ाने का बड़ा चलन है। पतंग को हर कोई नहीं उड़ा पाता। इसमें हाथों की कलाकारी और हवा का रुख दोनों में तालमेल बिठाना पड़ता है। अमित शाह रणनीति बनाने के मामले में किसी भी नेता से कहीं आगे निकल चुके हैं। जमीनी तौर पर वे अपने काम को अंजाम देते हैं। भारतीय राजनीति में कांग्रेस के बाद शायद कोई पार्टी हुई है जो इतनी ताकतवर बनकर उभरी है। कांग्रेस लगातार सिमटती जा रही है, कमज़ोर होती जा रही है। राहुल गांधी भारत छोड़ो यात्रा भले ही कर रहे हों, लेकिन उनकी इस यात्रा से बीजेपी को कोई खास नुकसान होता नहीं दिख रहा है। पीएम मोदी भले ही कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देते हों, लेकिन उसे पूरा करने का काम अमित शाह कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।